चलिए तो 10 मिनट अपना फर्स्ट लेक्चर अपन रिवाइज करें। तो आप बताएं फटाफट, जैंगो क्या है? पढ़ चुके हैं ना आप? जल्दी बोलिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ जैंगो? जैंगो एक ओपन सोर्स फ्री वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो खुद पूरा पूरा डिजाइन करा गया है यूजिंग द लैंग्वेज कॉल्ड पाइथन। तो जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था तो मैंने आपको जैंगो की इस डेफिनेशन को समझाया था। ये तो प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको याद ही होगा। अपन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है ऊप्स की, क्योंकि जैंगो इज प्योरली बेस्ड अपॉन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। बहुत ज्यादा ऊप्स यूज होगी, बहुत ज्यादा यूज होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। और फिर कुछ दिनों बाद जैंगो के जब आप डेटाबेस वाले पार्ट में आएंगे तो जरूरत पड़ेगी डेटाबेस की। और एक्सेप्शन लैंडिंग तो सदाबहार है, वो तो हर जगह लगनी है। ठीक। चलिए, तो मैंने आपसे कहा था जैंगो की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ऑफिशियल डेफिनेशन है, वो ये है दैट इट इज अ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क विच इज फ्री एज वेल एज ओपन सोर्स। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए, जैसा मैंने उस दिन आपसे कहा था, ये जो ब्लू में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इनका डिस्कशन करना हमें जरूरी है। अपन कर चुके हैं, तो आप मुझे फटाफट बताएं इसमें कौन से वर्ड का क्या मतलब। व्हाट इज फ्री? जैंगो को यूज करने के लिए आपको एक पैसा किसी को पे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक पाइथन। जैसे पाइथन फ्री है, ऐसे जैंगो फ्री है। बस पाइथन को गवर्न कौन कर रहा है? पीएसएफ। जैंगो को गवर्न कर रहा है डीएसएफ, वेयर डीएसएफ स्टैंड्स फॉर जैंगो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज, जैसे जैंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। फाइन। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? जैंगो का सोर्स कोड इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। ना सिर्फ आप उसे यूज कर सकते हैं, बल्कि अपनी जरूरत के मुताबिक आप जैंगो के सोर्स कोड में चेंजेस भी कर सकते हैं। जो आप चाहें जैंगो के अंदर वो चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर उस लेवल पे आप चीजें चेंज करना चाहते हैं तो। बाकी आपको जरूरत ना के बराबर इस काम को करने की पड़ेगी, क्योंकि जैंगो इतना जल्दी चेंज होता है, इतना जल्दी अपडेट होता है कि मार्केट में जो कुछ भी नया आता है जैंगो उसको लेकर फटाफट अपने वर्जन को कर लेता है अपडेट। हर 6 महीने में आपको जैंगो का एक नया अपडेट मिलेगा। जो इस वक्त करंट अपडेट चल रहा है वो है 2.1.7, जैंगो का जो लेटेस्ट वर्जन जो हम आज डाउनलोड करेंगे। बट जस्ट 6 मंथ्स आफ्टर आप देखिएगा उसका नया वर्जन आपको मिल जाएगा। देन व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? अब तो अच्छे से समझ में आता होगा। वेब एप्लीकेशन इज अ प्रोग्राम which runs which runs on the server end of a internet connection and the output is displayed on the client end, right? server end पे क्या लगता है? server side language। client end पे आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए लगती है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये हो गई बात रिगार्डिंग वेब एप्लीकेशन। आता है लास्ट टर्म। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं। फर्स्ट लेक्चर अगर मिस हो गया हो तो याद से वीडियो देख लीजिएगा आप। अब आता है लास्ट वर्ड, दैट इज व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। मैंने आपको समझाया था, तब आप में से बहुतों ने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं पढ़ी थी, इमेजिनेशंस नहीं ले पा रहे थे। अब आप बेटर इमेजिन कर सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। आप मुझे बताइए, हाउ पाइचार्म इज डिफरेंट देन नोटपैड? एज अ प्रोग्रामर, हाउ पाइचार्म इज डिफरेंट देन नोटपैड? क्या मैं ये बोल सकता हूं राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ पाइथन प्रोग्राम इन पाइचार्म इज अ बिट इजियर कंपेयर टू नोटपैड? पाइचार्म मेरे लिए कुछ चीजें ऑटोमेट कर देता है, मुझे इंडेंटेशंस दे देता है, मुझे ये बता देता है कि यहाँ पर्टिकुलर कोड पे आपने एरर करी हुई है, जो चीजें मुझे नोटपैड नहीं बताता। तो जैसे पाइचार्म नोटपैड का एडवांस वर्जन है, ऐसे वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हर चीज आपको ना करनी पड़े, कुछ चीजें आपके लिए सॉफ्टवेयर करके दे दे, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं अ सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। क्यों? क्योंकि किसी भी वेब एप्लीकेशन में गौर कीजिएगा, कुछ काम बेहद बेहद कॉमन होते हैं जो हर सॉफ्टवेयर डेवलपर को, चाहे वो PHP का कोड लिखे, चाहे वो जावा का कोड लिखे, चाहे वो पाइथन में कोडिंग करे, करने ही पड़ते हैं। जिस टीम ने जैंगो को डिजाइन करा उसने सोचा, जब ये काम हर एक को करने हैं तो क्यों ना ये काम जैंगो ही कर दे, ताकि जो डेवलपर है वो सिर्फ अपने साइट के मेन पार्ट पे फोकस कर पाए, बाकी चीजें आपके लिए बाय डिफॉल्ट करने का काम कर देगा जैंगो। जैसे याद कीजिए कि आप पाइथन आपके लिए गार्बेज कलेक्शन खुद करती है कि आपसे करवाती है? खुद करती है। जबकि C++ में याद कीजिए, अगर आप मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट करते हैं तो उसे डिस्ट्रॉय करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, राइट? ऐसे जैंगो ये कहता है किसी भी वेब एप्लीकेशन में लोग रजिस्टर करेंगे, लोग लॉग इन करेंगे, लोग लॉगआउट करेंगे, इसका मैक्सिमम कोड जैंगो ने आपको लिख कर दे दिया है। आपको इसमें मिनिमम टू मिनिमम कोड लेना है। फिर जैंगो क्या मानना है, कोई भी एप्लीकेशन अगर है तो उसमें एडमिन पैनल होगा। समझते हैं एडमिन पैनल? देखो, आप लोग ने sclive.in यूज की है, उस पर आपने पाइथन का टेस्ट दिया था, वो टेस्ट पेपर उस पर आया कहां से था?
हम लोगों ने वो टेस्ट पेपर उस साइट पे डाला था। क्या यूज करा होगा हमने? हमने यूज करा है एडमिन पैनल। आप लोग यहाँ काउंटर पे फीस पे करते हैं, मैं शाम को बैठकर दिन भर की डिटेल्स देखता हूँ, जिस एप्लीकेशन पे मैं लॉगिन करता हूँ दैट इज एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल किसी भी वेबसाइट का वो पैनल होता है जो उसके ओनर के लिए बनाया जाता है, क्योंकि हर वेबसाइट के दो यूजर्स होते हैं ना, एक जो वेबसाइट चला रहा है, एक जिसके लिए वेबसाइट बनाई जा रही है। जैसे अमेजोन की बात करें तो अमेजोन के तो तीन ओनर्स हो गए, तीन लोग अमेजोन यूज करते हैं। हम लोग वी आर कस्टमर्स, प्रोडक्ट बेचने वाले जो अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, और पूरी साइट को मेंटेन करने वाला Amazon.in की पार्टी। तो Amazon.in को तो आप अलग कर दो। अब जो बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है और जो बंदा प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो जो बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है उसके लिए भी तो कोई पेज वेज होगा जिस पेज के थ्रू अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स अपलोड करेगा, डेटा भरेगा। दैट पेज इज कॉल्ड एज एडमिन पैनल। जावा के लोगों से पूछिए, उनको ये पैनल खुद बनाना पड़ता है। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट कराया था जनवरी 2019 में, एडमिन पैनल बनाया था इन स्टूडेंट्स की तरफ से। यही प्रोजेक्ट जब आप जैंगो में करेंगे, मैक्सिमम काम एडमिन पैनल के लिए जैंगो आपको करके देगा, मिनिमम काम आपको अपनी तरफ से करना होगा। थर्ड काम जो आपको जैंगो की तरफ से बाय डिफॉल्ट मिलेगा, हर वेब एप्लीकेशन में HTML यूज होगी कि नहीं होगी? होगी। HTML इज द वे जिससे यूजर आपकी एप्लीकेशन को देख सकता है, ब्राउजर आपकी एप्लीकेशन का UI डिस्प्ले कर सकता है। इस HTML डिजाइनिंग में भी मैक्सिमम काम आपको जैंगो की तरफ से बाय डिफॉल्ट करके मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे यूजर से दो नंबर्स लेने हैं, कैसे लोगे आप? जितनी आपको आती है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे लोगे? फॉर्म टैग खुद लिखोगे, इनपुट कंट्रोल्स खुद बनाओगे, जैंगो में कंट्रोल्स आपके लिए ऑटो जनरेट हो जाएंगे। जैंगो आपके लिए फॉर्म भी ऑटो जनरेट कर देगा, और जैसे सबमिट दबेगा, जैंगो ऑटोमेटिकली सबमिट के दबने पर सर्वर एंड के पेज से आपके फॉर्म को कनेक्ट कर देगा। सो फॉर्म हैंडलिंग इन जैंगो इज ऑल्सो वेरी इजी, क्योंकि मैक्सिमम काम फॉर्म डिजाइनिंग का भी आपके लिए करके दे देगा जैंगो। और अच्छे से अच्छे फ्रेमवर्क को जैंगो के अंदर आप इंटॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे जैंगो फ्रेमवर्क है किसका? पाइथन लैंग्वेज का है। किसका है? वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। कौन सा? सर्वर साइड, क्लाइंट साइड? सर्वर साइड। ऐसे क्लाइंट साइड पे जब आप CSS पढ़ लेंगे तो मैम आपको एक फ्रेमवर्क कराएंगी बूटस्ट्रैप, जो आपकी एप्लीकेशन को ज्यादा सुंदर बनाएगा, ज्यादा अपीलिंग बनाएगा। आप नेट पे देखते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन से बटन बड़े फैंसी से दिखते हैं, ये लंबा सा ऑरेंज कलर का बटन दिखता है, राउंडेड कॉर्नर्स दिखते हैं, ये सब दिखता है। ये सारे डेकोरेशन आपके पेज में लाता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप CSS को यूज करके बनाई गई एक लाइब्रेरी है, जिसे आप सीधे अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जो आप CSS प्रॉपर्टी सेट करते हैं, आपको वो प्रॉपर्टी सेट नहीं करनी पड़ेगी, बूटस्ट्रैप ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी सेट कर चुका है। बस आपको गेस करिए CSS को कैसे बताते हो कि बटन पे ये पर्टिकुलर रूल सेट्स लगने चाहिए, बटन पे ये पर्टिकुलर रूल सेट्स लगने चाहिए। CSS को कैसे बताते हो? स्टाइल करके, और ऊपर आप क्या लिखते हो? सेलेक्टर। और बटन बनाते वक्त कितनी पढ़ ली CSS आपने? क्लास और आईडी पढ़ा, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? बटन बनाते वक्त हम उसके दो एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, क्लास और एक आईडी। क्या फर्क है दोनों में? क्लास आप सेट करते हैं अगर आपको मल्टीपल कंपोनेंट में सेम रूल सेट लगाना हो, आईडी सेलेक्ट करते हैं अगर आपको किसी एक पे बिल्कुल डिफरेंट रूल सेट लगाना हो। तो ये रूल्स ऑलरेडी बूटस्ट्रैप ने बना दिए हैं, आपको सिर्फ बटन बनाना है और बटन के ऊपर क्लास सेट करनी है। जो डेकोरेशंस उस बटन को मिलेंगे वो आपको लाकर दे देगा बूटस्ट्रैप। तो जैसे बूटस्ट्रैप ने CSS को सिंप्लीफाई कर दिया है, आगे चलकर आप देखना jQuery यूज करोगे तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना आसान हो जाएगा। ऐसे आप Django यूज करोगे तो आपको सर्वर साइड कोडिंग लिखना आसान हो जाएगा। जो कॉमन काम है वो आपके लिए ऑलरेडी Django करके दे देगा। देन नेक्स्ट चीज जो Django आपको करके देगा, वो आपके यूजर्स के लिए फाइल अपलोडिंग के भी कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली बनाकर दे देगा। अगर आप भूले ना हो तो फाइल अपलोड करने के लिए क्या लिखते हैं? इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फाइल। तो एक बटन आ जाता है, फिर क्या होता है जब यूजर उस बटन पे क्लिक करता है? एक ब्राउज की विंडो आ जाती है, फिर उस ब्राउज विंडो में से वो कोई फाइल चूज कर पाता है। बस यहां पर याद कीजिए HTML का काम खत्म हो जाता है। अब काम शुरू होता है सर्वर साइड कोड का। अगर आप बिना Django के कोड पाइथन में लिखोगे तो पूरी फाइल हैंडलिंग आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप Django यूज करोगे, Django आपके लिए काम एक मेथड कॉल में कर देगा जब आप फाइल को करोगे अपलोड। इस मानते हैं Django अपने आप में एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, जो हमें वो टूल्स देता है जो एप्लीकेशन को मैनेज करने में, डिजाइन करने में, डेवलप करने में हमें बहुत सारा बिल्ट इन सपोर्ट देते हैं। अच्छा, ये सपोर्ट नहीं होता तो वेब एप्लीकेशन नहीं बनती? बनती, लेकिन आप सोचिए आपकी मेहनत कितनी बढ़ जाती। आप अपने एप्लीकेशन के कोर पार्ट पे ध्यान देने की बजाय बाकी चीजों पे ध्यान देने में लगी रहते, और आपके एप्लीकेशन का कोर पार्ट आपसे छूट जाता। इसलिए Django को लगता है हर एप्लीकेशन के अंदर एडमिन होगा,
हर वेब एप्लीकेशन के अंदर HTML पेजेस बनेंगे, हर वेब एप्लीकेशन डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी, हर वेब एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन लॉग आउट रजिस्ट्रेशन होंगे। तो क्यों ना ये काम ऑटोमेट कर दें ताकि डेवलपर को अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से सिर्फ कोड लिखना पड़े, जो कॉमन टू ऑल कोड है वो हर एप्लीकेशन के अंदर उसे बने बनाए मिलने चाहिए। दीज कॉमन कोड्स आर कॉल्ड एज टूल्स गिवन बाय Django वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी हिस्ट्री रिवाइज कर लेते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको Django में पढ़ने। अभी एक लेक्चर बाद आप सबसे पहले पढ़ेंगे HTML टेम्पलेटिंग। इन द मीन टाइम जैसे ही ये खत्म होगा डेटाबेस याद से रिवाइज कर लेना, हम पहुंच जाएंगे फिर ऑन ORM। रिवाइज सिर्फ इसलिए करने को मैं कह रहा हूं क्योंकि Django की डेटाबेस प्रोग्रामिंग पाइथन के कंपैरिजन में बेहद सिंपल है। इतनी सिंपल है कि आपको अगर SQL नहीं भी आती है तो भी आप Django में डेटाबेस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइथन में नहीं कर सकते। नहीं, आपको इतनी क्वेरी तो लिखनी पड़ती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सो एंड सो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इतनी एसक्यूएल तो पढ़नी पड़ती है। Django कहता है आपको एसक्यूएल का एस भी नहीं आता है तो भी आप डेटाबेस से इंटरैक्ट कर लोगे, इवन वो टेबल तक आपके लिए खुद बना देगा। अभी आपने टेबल खुद बनाई थी अपने प्रोजेक्ट में मोजिका में, आप गए थे ओरेकल के अंदर, एक यूजर बनाया था, एक टेबल क्रिएट करी थी, फिर उस टेबल के अंदर कॉलम्स बनाए थे, ये सब आपके लिए करके दे देगा Django। फिर गेस करिए अगर उस टेबल में मुझे नया कॉलम ऐड करना हो तो मुझे एसक्यूएल पढ़नी पड़ेगी, एक कमांड सीखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल। मुझे नहीं आता है ऑल्टर टेबल कमांड तो मैं Django की हेल्प ले सकता हूं, एक टूल जिस टूल का नाम है ORM विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये Django स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिन्हें आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। आज हम बहुत ज्यादा बात इसके बारे में करेंगे। क्या पढ़िए, URL राउटिंग। जानते हैं URLs? जानते होंगे, जो भी आपको ब्राउजर के अंदर वेबसाइट का एड्रेस दिखता है दैट इज कॉल्ड एज URL। सो http www.facebook.com इज कॉल्ड एज URL। इस URL के लिखने के बाद पेज में क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए जो Django में आप कोडिंग करेंगे दैट कोडिंग इज कॉल्ड एज URL राउटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो Django में अपन को करनी है। देन Django क्या नहीं है वो भी आपको मैंने बता दिया था। Django क्या नहीं है? Django कोई लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज तो इसके अंदर यूज होती है एज पाइथन। फाइन। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, Django क्या नहीं है? Django अपने आप में कोई वेब सर्वर नहीं है, हालांकि जब आप Django डाउनलोड करेंगे तो आपको एक सर्वर ऑटोमेटिकली मिलेगा जिसे आप अपने कंप्यूटर पे ऑन करके अप करके Django प्रोग्राम्स की टेस्टिंग कर पाएंगे। तो Django के प्रोग्राम पाइथन की तरह नहीं चलते, नहीं, पाइथन के प्रोग्राम्स चलते हैं ऑन डेस्कटॉप, Django के प्रोग्राम्स चलते हैं ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क पे चलने के लिए एक क्लाइंट चाहिए, एक सर्वर चाहिए। अभी दोनों ही ये कंप्यूटर होगा। कौन सा कंप्यूटर? आपका लैपटॉप या मेरा ये कंप्यूटर, यही कंप्यूटर क्लाइंट होगा क्योंकि इस पे जल्दी जल्दी ब्राउजर है। द कंप्यूटर विच हैज ब्राउजर इज कॉल्ड क्लाइंट, द कंप्यूटर विच हैज वेब सर्वर इज कॉल्ड सर्वर। जब आप Django डाउनलोड करेंगे तो Django अपनी तरफ से आपको एक वेब सर्वर देगा ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को अपने ही कंप्यूटर पे टेस्ट कर पाएं। उसके बाद फाइनली एप्लीकेशन कहां होस्ट होगी? इंटरनेट पे, जहां जाकर आप इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे तो पूरी दुनिया आपकी एप्लीकेशन या आपकी साइट को कर पाएगी एक्सेस। लेकिन इंटरनेट पे एप्लीकेशन होस्ट करने से पहले लोकली टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, और टेस्टिंग करने के लिए एक सर्वर तो चाहिएगा। उसके लिए आप पैसे तो खर्च नहीं करना चाहेंगे, तो वो सर्वर ऑटोमेटिकली आपको Django दे देगा। So Django is not a server, but Django has a server. When you download Django, you automatically get a server जो आज आप देखिएगा यूज होगा आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन को रन करते वक्त। क्लियर? ठीक। हिस्ट्री क्या थी Django की? Django कब बना, किसने बनाया, कुछ कहानी याद है? भूल गए? अब कहां याद है? Django बना 2003 में। कहां बना? लॉरेंस जर्नल न्यूज़पेपर में बना। फिर 2005 पे Django को पब्लिकली अवेलेबल करा दिया गया, तो मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए Django हो गया अवेलेबल। तो पहले नहीं था, नहीं, पहले सिर्फ इस कंपनी के लोग Django को यूज कर पाते थे जिन्होंने Django डिजाइन करा, दैट इज लॉरेंस जर्नल। मैं बहुत क्विकली रिवीजन दे रहा हूं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको लग रहा हो थोड़ा फास्ट जा रहा है तो आप प्लीज बैकअप ले लीजिएगा वीडियो का, है ना, क्योंकि मेन काम आज अपन को Django एप्लीकेशंस बनाना सीखना है। ठीक, उसके बाद बनाया किसने? एड्रियन होलोवर्टी और साइमन विलिसन, इन दो डेवलपर्स ने Django को डिजाइन करा। आज की तारीख में, आज क्या चल रहा है? 2019। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो Django को हैंडल DSF करती है, जिसका फुल फॉर्म है Django सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इनकी वेबसाइट से आप Django डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट का नाम है djangoproject.com। ना सिर्फ इस पे आपको Django मिलेगा बल्कि पाइथन से अच्छा Django का पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा। इन्होंने एक वेब एप्लीकेशन भी अपनी साइट पे बना के रखी हुई है बाकायदा ट्यूटोरियल सहित, दैट इज कॉल्ड एज पोलिंग ऐप। तो अगर कोई पहली बार Django सीख रहा है तो वो उस ट्यूटोरियल की भी मदद ले सकता है।
तो हो सकता है जो मैं चीजें पढ़ाऊं उन्हें आप दोबारा से रिवाइज करना चाहें, स्लाइड्स तो आपको मिलेंगी। तो इसके अलावा सबसे बढ़िया रिसोर्स जो है वो ये खुद वेबसाइट है, जिन्होंने डिजाइन करा है जैंगो उनकी साइट है। इस पे पूरे जैंगो का आपको ट्यूटोरियल मिलेगा, ना सिर्फ ट्यूटोरियल मिलेगा बल्कि साथ में एक प्रोजेक्ट भी मिलेगा, एंड दैट प्रोजेक्ट इज पोलिंग एप्लीकेशन। पोलिंग बूथ को कैसे मैनेज करा जाए, लोग वोट कैसे डाल पाए, वोट की काउंटिंग कैसे हो, इस पूरी ऐप को इन्होंने डिजाइन करके रखा हुआ है इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर। तो आप पैरेलली इस प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, आज जैंगो का जो करंट लेटेस्ट है दैट इज 2.1.7। जैंगो के सिर्फ पर्टिकुलर जैंगो के लिए पाइथन के अंदर डेवलप करे गए 3000 एक्स्ट्रा पैकेजेस जो आपका काम आसान करते हैं, जिनकी मदद से आप फॉर्म हैंडलिंग, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, ये सारे काम कर सकते हैं। फाइन, इससे ज्यादा चीजें रिकॉल करने की जरूरत नहीं। हाँ, जैंगो का नाम जैंगो कैसे पड़ा? एक गिटारिस्ट के नाम पे। गिटारिस्ट कहां से आ गए? इनके फैन थे, जैंगो रेनहार्ट जो गिटारिस्ट थे, फ्रेंच गिटारिस्ट। एड्रियन होलोवर्टी और विल्सन दोनों को ये गिटारिस्ट बहुत पसंद थे, तो इन्होंने अपने इस फेवरेट गिटारिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने इस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क का नाम रख दिया जैंगो। ये था जो मैं आपको पढ़ा चुका था। अब बढ़ते हैं आगे, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ बोला था मैंने, पढ़ के आए आप? क्या बोला था मैंने? एमवीसी। अब आज हमें पड़ेगी उसकी जरूरत। यहां से अब आपका एक्चुअल जैंगो शुरू होता है, टेक्निकल पार्ट। तो क्या पढ़ना है आज हमें? इससे पहले कि हम जैंगो की फर्स्ट एप्लीकेशन बनाएं, हमें जैंगो के आर्किटेक्चर को समझना बहुत जरूरी है, कैसे एक जैंगो एप्लीकेशन काम करती है। मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं, जैंगो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, इंप्रेस्ड है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एमवीसी। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं जैंगो एमवीसी नहीं, एमवीसी की एक वैरायटी फॉलो करता है और उसका नाम होता है एमवीटी। एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर, एमवीटी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू टेम्पलेट। लेकिन मॉडल व्यू टेम्पलेट समझ में आए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीसी, जो हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट के दौरान फॉलो करा था। अब आज हम उसे दोबारा रिवाइज करते हैं एक वेब एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट में। ठीक, सो विद मोर टाइम आप जल्दी से मुझे बताइए, व्हाट डज द वर्ड एम मींस इन एमवीसी? जल्दी। एमवीसी में एम स्टैंड्स फॉर मॉडल, और मॉडल माने डेटाबेस। बहुत सिंपल शब्दों में बोलें तो आपकी एप्लीकेशन का डेटाबेस से इंटरेक्शन कैसे हो, ये हैंडल करने के लिए जो भी कोड आप लिखते हैं, दैट कोड इज कॉल्ड मॉडल। और एमवीसी क्या कहता है, ये कोड कहां नहीं लिखना चाहिए? भूल गए? एमवीसी ये बोलता है हर एप्लीकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, एक पार्ट होगा जो बैकएंड पे रहेगा, बैकएंड माने जो बात डेटाबेस से करेगा, जिसमें बहुत ज्यादा हेवीली यूज होगी एसक्यूएल। क्यों? क्योंकि अभी हम जैंगो नहीं कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल एमवीसी पढ़ रहे हैं। जैंगो आ गया तो जैंगो एसक्यूएल को हटाकर ओआरएम दे देगा, जो आपका कोड लिखने का प्रोसेस आसान कर देगा। तो एमवीसी में एम हो गया डेटाबेस वाला पार्ट। तो जब भी हमारे में मॉडल शब्द पड़े, हम समझ लें हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा विद डेटाबेसेस। टेबल बनाना, टेबल अपडेट करना, रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट करना, ये सारी कोडिंग जहां लिखी जाती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज मॉडल पार्ट। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन से जब यूजर इंटरेक्ट करता है तो वो क्या देखता है? तो वो यूआई देखता है। एमवीसी बोलता है वो यूआई आपको डिजाइन करना चाहिए इन व्यू। अच्छा, अब आप लोग वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, है ना? सोच के जवाब देना हाँ ना आराम से। ये एचटीएमएल होगा, है ना? अगर आप लोग पाइथन की बात करते हो तो ये टी के इंटर होगा, है ना? और अगर आप वेब एप्लीकेशन की बात करते हो तो ये एचटीएमएल होगा, और ये एसक्यूएल होगी। ओके, एचटीएमएल और एसक्यूएल आपस में बात कर सकती हैं? नो, नॉट एट ऑल। अगर कर पाती तो मैं आपको एचटीएमएल में करा देता। हाउ कैन एचटीएमएल इंटरैक्ट विद एसक्यूएल, हम सीख जाते। एचटीएमएल हैज नो वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस कहां है? सर्वर पे है। एचटीएमएल का पेज रन कहां होता है? क्लाइंट पे। तो यहां बैठकर कैसे वो डेटाबेस से बात कर लेगा? तो कोई होना चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट करे। बाय द वे, क्यों कनेक्ट करे? क्योंकि डेटा देने का काम मॉडल कर रहा है, उसे शो करने का काम एचटीएमएल को करना है। तो एचटीएमएल तक ये डेटा पहुंचाना भी तो पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्टर है, वो अपने आप में होता है कंट्रोलर। सो कंट्रोलर इज द मिडिल मैन जो व्यू और एचटीएमएल या मॉडल को करता है कनेक्ट। अब मैं एमवीसी का डायग्राम बना के दे रहा हूं, ठीक है? फिर अपन देखेंगे पाइथन या जैंगो इस डायग्राम में क्या चेंज करता है। ठीक, देखना ध्यान से। आप जो बना रहा हूं किसका डायग्राम है? एमवीसी का। फिर मैं आपको एमवीटी पढ़ाऊंगा और आप इस डायग्राम को जैंगो के आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करेंगे।
ठीक, जो नॉर्मल एमवीसी है वो कुछ ऐसा चलता है। और एक भी बात समझ में नहीं आएगी तो प्लीज पूछिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमवीसी को समझना। पूरे जैंगो की हार्ट बीट है ये एमवीसी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए बाकी सब जैंगो में आसान है, बस ये थीम समझना बहुत जरूरी है अपन को, क्योंकि जो भी हम करेंगे जैंगो में उसका बेस हमें मिलेगा इन एमवीसी। ठीक है, ये है आपका क्लाइंट मशीन। एक बार फिर बताइए, क्लाइंट मतलब क्या? ना ना ना, क्लाइंट मतलब जिसमें ब्राउजर चल रहा है। ओके, ब्राउजर क्या जनरेट करता है? ब्राउजर जनरेट करता है HTTP रिक्वेस्ट। कैसे? जब यूजर किसी बटन वगैरह पे क्लिक करता है तो ब्राउजर की तरफ से आएगी HTTP रिक्वेस्ट। ये जो रिक्वेस्ट ब्राउजर देगा, इस रिक्वेस्ट को सबसे पहले रिसीव करेगा आपका सर्वर। अच्छा, सर्वर में भी मैंने आपसे कहा था दो चीजें होती हैं, एक होता है वेब सर्वर, एक होता है एप्लीकेशन सर्वर। वेब सर्वर वो होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल आता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS फाइल सर्व करना आता है। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट एक पाइथन कोड की है तो फिर सर्वर उसे हैंडल नहीं कर सकता, फिर उसे हैंडल करने का काम करता है एप्लीकेशन सर्वर। तो जैंगो में दोनों लगेंगे। हाँ, जैंगो में दोनों लगेंगे, क्योंकि आप HTML भी करोगे और आप पाइथन का कोड भी लिखोगे। तो ये रिक्वेस्ट को सबसे पहले जो रिसीव करेगा, वो रिसीव करने वाला होगा एक सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बुलाते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर देखेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये नॉर्मल HTML की है कि ये पाइथन कोड की रिक्वेस्ट है। अगर इसे पता चलेगा ये नॉर्मल HTML की रिक्वेस्ट है तो ये पाइथन को, जैंगो को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये सीधे HTML पेज ब्राउजर को दे देगा। कब? अगर ये रिक्वेस्ट प्लेन HTML पेज की तो। बट इमेजिन करिए ये रिक्वेस्ट किसी पाइथन कोड की हुई, तो ये वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देगा एक और सर्वर के पास, जिसको हम लोग शॉर्ट में बुलाएंगे एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, इस रिक्वेस्ट को सबसे पहले जो रिसीव करता है, एमवीसी की बात कर रहा हूं, जैंगो की बात नहीं कर रहा हूं, उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर। तो इस रिक्वेस्ट को सबसे का काम करेगा कंट्रोलर। कंट्रोल डिसाइड करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है इसमें कहां से डेटा लाना है, कौन सी टेबल से डेटा फेच करना है, वगैरह वगैरह। भी बताइए, कंट्रोलर बात करेगा? हाँ, नहीं, समझे नहीं आप? कंट्रोलर डेटाबेस से हरगिज बात नहीं करेगा। अगर कंट्रोलर ने डेटाबेस से बात कर ली तो आपने एमवीसी के लॉजिक्स या एमवीसी के रूल्स तोड़ दिए। डेटाबेस से इंटरैक्ट हमेशा करेगा मॉडल, कंट्रोलर नहीं करेगा। कंट्रोलर इंटरैक्ट करेगा विद समथिंग विच इज कॉल्ड एज मॉडल। ये सारे के सारे एप्लीकेशन सर्वर के अंदर बैठे हुए हैं, तो ध्यान से इनके बीच का इंटरैक्शन समझना। तो रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर रिक्वेस्ट को कैरी फॉरवर्ड कर देगा उसके पास जिसका नाम है मॉडल। तो एसक्यूएल वगैरह सब यहां लिखी जाएगी, ये इंटरैक्ट करेगा टेबल से। तो मॉडल टेबल पे रिक्वेस्ट फायर करेगा, टेबल मॉडल को कुछ डेटा देगी। ओके, ये जो डेटा मिलेगा मॉडल की तरफ से या टेबल की तरफ से, ये एसक्यूएल या पाइथन होगा ना। आप याद कीजिए, यहां से आएगा तो वैर कह रहा आएगा, पाइथन में आकर स्ट्रिंग बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा, क्योंकि ये पाइथन का कोड आपने लिखा हुआ है। ये रिस्पॉन्स मॉडल वापस रिटर्न कर देगा बैक टू कंट्रोलर। अब जो डेटा है ये किस फॉर्म में? पाइथन के फॉर्म में, HTML के फॉर्म में अब कन्वर्ट होगा। इसको पाइथन समझ में आती है, इसको लिस्ट, डिक्शनरी, टपल समझ में आते हैं। इसको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है विच इज HTML। वो HTML लैंग्वेज लेकर बैठने का काम क्या हुआ दिनेश? हाँ जी, सो थोड़ा सर्वर कर दूं। ये अपने पास लेकर बैठने का काम कर रहा है एमवीसी आर्किटेक्चर में तीसरा प्लेयर। प्लेयर का नाम होता है द प्लेयर विच इज कॉल्ड एज व्यू। तो कंट्रोलर मॉडल को बोलेगा मॉडल डेटा फेच करके लाएगा, मॉडल वो डेटा व्यू को देगा? नहीं, मॉडल वो डेटा कंट्रोलर को देगा। कंट्रोलर इस डेटा को फॉरवर्ड कर देगा टू समथिंग विच इज कॉल्ड एज व्यू। तो यहाँ HTML लगी हुई है, यहाँ पूरा HTML कोडिंग लगी हुई है, यहां से डेटा आएगा, फिर वो जो डेटा यहां आएगा वो डेटा इस HTML के साथ मर्ज हो, वेब पेज बनेगा, और ये वेब पेज व्यू वापस रिटर्न कर देगा किसको? कंट्रोलर को। कंट्रोलर इस वेब पेज को वापस रिटर्न कर देगा किसको? एप्लीकेशन सर्वर को। एप्लीकेशन सर्वर इसे रिटर्न कर देगा वापस किसको? वेब सर्वर को।
और वेब सर्वर इसे वापस रिटर्न कर देगा एज HTTP रिस्पॉन्स बैक टूवर्ड्स द ब्राउजर। अच्छा, नंबरिंग डालो तो 1 2 3 करके। नंबर 1, request sent by the browser. Number 2, it gets received by the web server. Fine. Number 3, it is forwarded to the application server. Application server forwards it to controller. Controller forwards it to model. Model with the database. Database gives back the response to model. Model gives back the response to controller. Controller forwards it to view. View converts the data in HTML style, returns back the response to controller. Controller returns it back to the web application server. Application server returns it back to the web server. Web server returns it back to the browser. This is non-Django based applications which are called MVC application. ठीक है, ये डायग्राम उतार लीजिए, ये स्लाइड में नहीं है। थ्योरी मत लिखना, थ्योरी सब स्लाइड में है। रिक्वेस्ट का एक्सटेंशन देखकर, रिक्वेस्ट अगर है www.sclive.in/about.html, दैट इज अ HTML पेज रिक्वेस्ट, तो वो सीधे उस रिक्वेस्ट को खुद ही सर्व कर देगा। ठीक, और अगर उसके अंदर यूआरएल कुछ और है तो वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा इसको, जिसका नाम है एप्लीकेशन सर्वर। हमारे केस में अभी आएगा, हमारे केस में कहानी में ट्विस्ट है। चलें आगे, हो गया, डन, हटाऊं?
हाँ जी, हो गया। चलूं आगे, डन। चलिए, ये तो हुआ बेसिक एमवीसी आर्किटेक्चर। ठीक है, इसको एक बार और एक दूसरे डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख लें। ये एमवीसी का एक और डायग्राम। फाइन। यूजर अपनी तरफ से कोई बटन क्लिक करता है, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है कंट्रोलर के पास। अगर आप गौर से देखें तो इसमें सर्वर वगैरह सब लगे हैं ना, ये जनरल एमवीसी है। ठीक। एक्चुअली अगर सर्वर और क्लाइंट ले लें तो ये पार्ट आ जाएगा ब्राउजर में, जो यूजर को दिखेगा। ये पार्ट रहेगा हमारा सर्वर पे। ठीक। कंट्रोलर इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, कंट्रोलर इसे फॉरवर्ड कर देता है टू मॉडल। मॉडल डेटाबेस से बात कर कर वापस चेंजेस कंट्रोलर को देता है, कंट्रोलर ये चेंजेस को वापस दे देता है, और यूजर फिर ये डेटा देखने लगता है। इसमें कहीं वेब एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है, एक जनरल एमवीसी की बात हो रही है। ठीक। अब आते हैं अपन जैंगो की कहानी पे। उससे पहले एक कंप्लीट स्टेप्स को डिस्कस कर लें कि अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो एमवीसी के बेसिस पर उस वेबसाइट में कैसे कैसे एक्टिविटीज होती हैं। इमेजिन करिए आप किसी ब्लॉग वाली वेबसाइट को एक्सेस करें। ब्लॉग जानते हैं क्या होते हैं? बहुत सारे लोग अपने पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट पे कुछ ट्यूटोरियल्स या कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। या मान लीजिए मैं फोन बहुत अच्छे से स्मार्टफोन्स को समझता हूं, तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें लोगों को स्मार्टफोन की रिव्यूज दूंगा। जैसे यूट्यूब पे गीकी रंजीत का चैनल है या टेक्निकल गुरुजी का चैनल है। इस चीज को अगर आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे तो इट बिकम्स ब्लॉग। तो लेट्स से आप किसी ब्लॉग पे विजिट कर रहे हैं, तो एज अ यूजर आप अपना ब्राउजर खोल के www.something-something.com करके रिक्वेस्ट डायरेक्ट करेंगे। ये www.something-something.com इज कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट, और इसमें जो आपने टेक्स्ट लिखा है इट इज कॉल्ड, मैं बार बार बोल रहा हूं, URL। ये रिक्वेस्ट इंटरनेट से होते हुए सबसे पहले जाएगी वेब सर्वर के पास। राइट। वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देगा टू एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर उसे ट्रांसफर कर देगा टू द कंट्रोलर। ठीक। कंट्रोलर देखेगा इस ब्लॉक के अंदर जो डेटा है वो डेटाबेस से आना है। ये जिस पर्टिकुलर डेटा को रिमांड कर रहा है वो डेटा डेटाबेस में है। कंट्रोलर डेटाबेस से बात नहीं करेगा, कंट्रोलर इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा मॉडल को। मॉडल डेटाबेस से बात करेगा। डेटाबेस मान लीजिए ब्लॉक्स रखने वाला डेटाबेस है, उसमें कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, आर्टिकल्स हैं। वो ब्लॉक से डेटा लेकर आएगा मॉडल। मॉडल वो डेटा रिटर्न कर देगा वापस कंट्रोलर को। कंट्रोलर इस डेटा को शो नहीं कर सकता क्योंकि कंट्रोलर HTML नहीं यूज करेगा। HTML यूज करने का काम व्यू का होगा। कंट्रोलर इस ब्लॉक के डेटा को फॉरवर्ड कर देगा व्यू को। व्यू इस डेटा को सुंदर सजा धजा के खूब HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके प्रेजेंटेबल बना देगा, और फाइनली ये डेटा वापस चला जाएगा टू द क्लाइंट ब्राउजर पे दिख जाएगा। अभी भी जैंगो कहीं बीच में नहीं आया है। अब जैंगो की एंट्री होती है। अब जैंगो ने इस एमवीसी को अपने हिसाब से थोड़ा सा कन्वर्ट करा है। पहली इंपॉर्टेंट बात सेकंड पैराग्राफ में देखिएगी, बताइए क्या है वो जल्दी। जैंगो ये कहता है ये जो कंट्रोलर वाला काम है ना, क्या काम है कंट्रोलर का? मेनली रिसीव करना रिक्वेस्ट, मॉडल को देना, रिस्पॉन्स लेना, व्यू को देना, ये सारे काम खुद जैंगो करेगा। तो मेरा काम आसान हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। इसलिए जैंगो के आर्किटेक्चर में एमवीसी पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, क्योंकि सी वाला पार्ट इज हैंडल्ड बाय जैंगो। और एक बार एप्लीकेशन बन जाएगी तो मैं इस स्लाइड को दोबारा आपसे डिस्कस करूंगा। जब एक बार आप जैंगो का एक कोड लिख लोगे तो ज्यादा बेटर पोजीशन पे होगे इस पूरे आर्किटेक्चर को समझने के लिए। बट एक ओवरव्यू अभी अपन ले रहे हैं। तो जैंगो के अंदर जो यूज होता है उसे अपन लोग बोलते हैं MVT। टी स्टैंड टेम्प। अब पढ़िए जैंगो की कहानी क्या है, पढ़िए आराम से, टेक योर टाइम। बताओ, सबसे पहला बताओ, ये कौन है? क्या है ये? Django एप्लीकेशन में who is going to play the role of model? Python programs will play the role of model। तो इसका मतलब ये जो मॉडल वाला पार्ट है Django के अंदर, ये .py फाइल्स होंगी। They will be using Python। Along with Python, you will be using something which is called ORM, जो आपको SQL क्वेरीज ना लिखने की फैसिलिटीज देगा। अपना प्रोजेक्ट दिमाग में याद करते चलिएगा। आपने म्यूजिक जो कोड लिखा था, क्वेरीज आपने लिखी थी। फेवरेट्स में डालना, फेवरेट से निकालना, किसी को अनफेवरेट करना आपने लिखा था। उसके लिए एसक्यूएल का सिंटेक्स आना चाहिए।
उसके लिए एसक्यूएल का पूरा सिंटेक्स हमको पता होना चाहिए। यहाँ ये सारे काम आपके लिए करेगा ORM। सो विदाउट नोइंग एसक्यूएल आई विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद डेटाबेस। ना सिर्फ मैं टेबल से इंटरैक्ट करूंगा। किसी ने एसक्यूएल पढ़ी है आप में से? आपने अगर एसक्यूएल पढ़ी होगी तो आपने ये बड़ा पॉपुलर टॉपिक एसक्यूएल में सुना होगा, विच इज कॉल्ड जॉइंस, जिसकी मदद से आप टेबल से डेटा फेच करके लाते हो। वो तक बिना एसक्यूएल लिखे आप जैंगो के अंदर कर लेंगे यूजिंग ORM। क्योंकि जब आप वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो याद रखिएगा एक टेबल नहीं बनेगी, देयर विल बी लॉट मेनी टेबल्स। जब बहुत सारी बनेंगी तो उनमें आपस में कुछ रिलेशनशिप्स होंगी। एसक्यूएल में रिलेशनशिप्स को दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ जॉइंस। लेकिन अगर किसी को एसक्यूएल नहीं आती है तो वो जॉइन नहीं लिख सकता, लेकिन जैंगो कहता है लिख सकता है। मेरी तरफ से एक फैसिलिटी है एंड दैट इज कॉल्ड एज ORM। आपको पाइथन तो आती है ना, जैंगो आपसे बोलता है, तो बस पाइथन की मदद से वो जॉइन को कन्वर्ट कर देगा इनटू ORM और आपके लिए जॉइन क्वेरीज, स्टैंडर्ड एसक्यूएल क्वेरीज लिखना सिंपलीफाई कर देगा। सेकंड पढ़िए। मतलब ये वो है जो MVC में V था। आ रहा है समझ में? द रोल ऑफ V इन Django is played by T. This becomes template। मतलब ये HTML है, yes। इसी में CSS है, yes। इसी में JS है, yes। ये हो गया हमारा क्लाइंट का पार्ट। तो जब जब टेम्पलेट वर्ड आएगा एकदम सिग्नल ऑन हो जाना चाहिए आपका कि अब हम HTML जोन में रहे हैं। अरे पहली लाइन पढ़ के समझ में आ गया? ये कंट्रोलर है, ये MVC का C है जो यहां पर रोल प्ले कर रहा है V का। सो व्यू इन Django इज द ब्रिज बिटवीन मॉडल एंड टेम्पलेट। डेटा पुल करने का काम, डेटाबेस से डेटा पुल करने का काम मॉडल का, मॉडल से बात करने का काम व्यू का, मॉडल के डेटा को टेम्पलेट तक पहुंचाने का काम भी का। और ये फाइल्स भी याद रखना .py फाइल्स होंगी, राइट? तो कितनी py? 2 py, एक बनेगी HTML। ये py फाइल डेटाबेस से बात करने के लिए, ये py फाइल मॉडल और टेम्पलेट को कनेक्ट करने के लिए, और ये रहेगी आपकी HTML फाइल। चलो तो अब वापस लौटो मेरे डायग्राम पे और आप मुझे बताओ एज पर Django क्या चीजें बदल जाएंगी, कौन क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ। अगर इसको MVT बना दिया जाए, सब कुछ यही रहेगा, बस नॉमेनक्लेचर, नामकरण चेंज हो जाएगा। ठीक, मॉडल मॉडल ही है, डेटाबेस डेटाबेस ही है, बिल्कुल सही। कंट्रोलर कंट्रोलर नहीं रहा, कंट्रोलर मिल बांट कर बनाया जाएगा। हाँ, मिल बांट कर। आपने पहली लाइन पढ़ी थी स्लाइड में, द रोल ऑफ कंट्रोलर इज प्लेड बाय Django इटसेल्फ। और थोड़ा सा कंट्रोलर आप करोगे हैंडल बाय डिजाइनिंग व्यू। व्यू इज द कंट्रोलर, व्यू मैं बनाऊंगा लेकिन उसके सारे काम मैं नहीं करूंगा, कुछ काम मेरे लिए Django भी करेगा। तो रोल ऑफ कंट्रोलर इज डिवाइडेड बिटवीन प्रोग्रामर्स व्यू एंड Django। तो ये हमारा हो गया कंट्रोलर विच इज एक्चुअली Django's व्यू पार्ट। ओके, ये रेड वाला व्यू ये कन्वर्ट हो गया अब टेम्पलेट में। दिस नाउ बिकम्स Django's टेम्पलेट। और ये पूरे आर्किटेक्चर को संभालने का काम बैकग्राउंड में बैठकर आपके लिए करेगा Django। जैसे यहां वेब सर्वर जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा वो करेगा Django को, तो सबसे पहले रिसीव करेगा इसे Django। नॉर्मल एप्लीकेशन में इसे रिसीव करता है एप्लीकेशन सर्वर और कंट्रोलर। यहां रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा Django इसे फॉरवर्ड करेगा किसको? व्यू को, राइट? तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी व्यू के पास जो एक्चुअल में रोल कंट्रोलर का प्ले करेगा। फिर व्यू अगर देखेगा डेटाबेस की जरूरत है तो डेटाबेस से बात करेगा। हमें आज पड़ेगी डेटाबेस की जरूरत नहीं, आज तो आप पहला प्रोग्राम लिखेंगे, आज तो टेबल्स आनी जाएंगी। आज ये वाला पार्ट मिसिंग रहेगा। आज क्या रहेगा? आज व्यू रहेगा और व्यू की तरफ से जनरेट होगा आउटपुट जो वाया टेम्पलेट होगा और रिजल्ट चले जाएंगे वापस ब्राउजर पे। ये Django का है MVT। अब इससे अच्छा रुक जाओ, इसको छोड़ दो, इससे बेटर डायग्राम आपको दिखाता हूं, स्लाइड में है, उसे आप समझो। पहले ये पढ़ लो, अगर थ्योरी क्लियर है तो ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। इन Django मॉडल इज सेम बट व्यू and controller are changed. The view in Django plays the role of controller and template in Django plays the role of view. ये Django के changes हैं, fine। अब ये Django based application का interaction समझिए। आप समझाओ, चलो शुरू करो। शुरुआत कहां से हुई? यहां से हुई। कौन है? ब्राउजर है, क्लाइंट। ये जो दिख रहा है ये आपको फाइनल आउटपुट दिख रहा है।
यहां मान लीजिए पहले कोई बटन बटन होगा जिसको इसने क्लिक किया होगा, हाँ सर्च बटन पे क्लिक करा तो ये इंटरनेट से रिक्वेस्ट होते हुए गई जैंगो, तो इसके नीचे से शुरू हो रहा है, ठीक। इस रिक्वेस्ट को रिसीव करी वेब सर्वर ने, वेब सर्वर को ही एचटीटीपी सर्वर भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था वेब सर्वर को सिर्फ एचटीटीपी प्रोटोकॉल समझ में आता है। तो इसने इस रिक्वेस्ट को रिसीव करा, ये रिक्वेस्ट इसने फॉरवर्ड कर दी जैंगो को। तो यहां कौन आ गया, यहां आ गया एप्लीकेशन सर्वर। ये जो आप देख रहे हो WSGI, इसका फुल फॉर्म है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, और ये जैंगो का एप्लीकेशन सर्वर है, राइट। तो ये जहां से जैंगो स्टार्ट होता है, कौन से स्टेप से, स्टेप नंबर 3 से, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने मेरे से कुछ सवाल पूछा था अभी 2 मिनट पहले कि सर कैसे डिसाइड होता है कि ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये HTML की है या ये किसी और की है। इन द वर्ल्ड ऑफ जैंगो दिस डिसीजन इज टेकन बाय अ स्पेशल फाइल जो आपको खुद जैंगो बनाकर देगा, एंड दिस फाइल इज कॉल्ड एज urls.py। यानी एज अ जैंगो डेवलपर सबसे पहला काम आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करते वक्त जो फाइल करेगी उस फाइल का नाम होगा urls.py फाइल। क्या करेगी ये फाइल, ये फाइल सिर्फ ये करेगी कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कौन से वाले व्यू पे, व्यू इज कंट्रोलर, कौन से वाले व्यू पे करनी है फॉरवर्ड। क्योंकि दिमाग लगाइए एक वेब एप्लीकेशन में ढेर सारे पेजेस होंगे, हाँ के ना, हर पेज का अपना यूआरएल होगा, हर पेज के लिए आउटपुट जनरेट करने के लिए अलग एक टेम्पलेट बनेगा, अबाउट का अलग आउटपुट होगा, कॉन्टैक्ट का आउटपुट अलग होगा, डेटाबेस से डेटा का आउटपुट अलग होगा। तो इन सब को मैनेज करने के लिए देयर इज अ फाइल व्हिच इज कॉल्ड एज यूआरएल्स। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने बुक का टेबल ऑफ कंटेंट्स रिकॉल कीजिए। जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट का पेज है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है, टॉपिक पेज नंबर, टॉपिक पेज नंबर। इसके पास होगा यूआरएल व्यू, यूआरएल व्यू, यूआरएल व्यू। ये वाला यूआरएल आया तो ये वाले व्यू पे जाना है, ये वाला यूआरएल आया ये वाले व्यू पे जाना है। अब सुनिए जैंगो की भाषा में व्यूज कौन है, व्यूज पाइथन के फंक्शंस हैं। कैसे बनते हैं पाइथन में फंक्शन, डेफ, बिना क्लास के बता रहा हूं, है ना। यहां डेफ से करके आप कुछ फंक्शंस बनाएंगे, इन फंक्शंस को कॉल आप नहीं करेंगे, इन फंक्शंस को कॉल जैंगो करेगा। अच्छा यहां बहुत सारे फंक्शन होंगे, एक फंक्शन होगा, बहुत सारे फंक्शन होंगे, लेकिन चले एक रिक्वेस्ट पे कोई एक, तो वो कौन सा चलेगा ये डिसीजन लेने का काम यूआरएल पाई में होगा। तो रिक्वेस्ट आएगी इसके पास, ये देखेगा रिक्वेस्ट है www.sclive.in/contacts, इसके अंदर ये लाइन एंटर होगी कि अगर ये रिक्वेस्ट आए तो एक फंक्शन है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट डिस्प्ले, उसको कर दो। कॉन्टैक्ट डिस्प्ले कौन बनाएगा, हम लोग बनाएंगे, कहां, व्यू में, व्यू में, क्योंकि दिस इज पाइथन फंक्शन, यहां हम अपना फंक्शन पाइथन का कोड लिखेंगे। अब मान लीजिए कॉन्टैक्ट डिस्प्ले को डेटाबेस से डेटा बुलाना है, तो कॉन्टैक्ट डिस्प्ले अगर नॉर्मल पाइथन होती तो यहां पर आप जल्दी बताओ, अगर नॉर्मल पाइथन होती तो यहां आप CX ओरेकल यूज करते करते यहां आप क्या क्या बनाते, कनेक्शन खोलते, कर्सर बनाते, सब करते। जैंगो में कुछ नहीं होगा, यहां ये सारे काम करेगा मॉडल, जैंगो सिर्फ इससे इसको कॉल कर देगा। और यहां भी हम लोग CX ओरेकल और सब यूज नहीं करेंगे, यहां हम यूज करेंगे ORM। ORM हमारे काम को कर देगा सिंप्लीफाई, वो डेटाबेस से डेटा ले आएगा, वो डेटा लाकर किसको देगा, व्यू को। ये अभी भी पाइथन में बातचीत हो रही है, ये भी PY है, हाँ जी ये भी PY है, बट अब डेटा तो जाना है पास जिसको तो पाइथन का P भी नहीं आता, तो कैसे इसको प्रेजेंटेबल बनाए, तो यहां रोल होगा टेम्पलेट का, दिस इज डॉट HTML। इसे कॉल कौन करेगा, इसे कॉल व्यू करेगा। डेटा व्यू को किसने दिया, मॉडल ने दिया। जो टेम्पलेट को डेटा मिलेगा, टेम्पलेट उस डेटा को HTML में फिल करेगा। जैसे टेबल यहां बनेगी, कौन सी वाली, HTML वाली, टेबल की रोज में डेटा भरने का काम यहां से होगा, डेटाबेस यहां होगा, वो डेटा यहां पर फिल हो जाएगा, राइट। तो मतलब यहां सब कुछ ब्लैंक पड़ा रहता है। एक आपको डायग्राम दिखाता हूं, मेरी बात बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। ये देखो ये टेम्पलेट होता है, सब कुछ HTML में डिजाइंड है, बस जो एक्चुअल कंटेंट आएंगे वो कंटेंट आएंगे एट रन टाइम और इस पेज में कर दिए जाएंगे। तो ये सब हम पहले से बना के बैठ जाएंगे, यहाँ साइड में नेविगेशन बार होगा, फुटर होगा, ये सब। और आप एक चीज और याद करो, नॉर्मली एक वेबसाइट पे ये हेडर फुटर और साइड बार सेम रहते हैं। कभी देखा आपने फेसबुक पे, फेसबुक का जो टॉप बार होता है वो सेम ही होता है। आप किसी भी पेज पे चले जाइए, नीचे जो बार होता है सेम होता है, साइड बार सेम होता है, सिर्फ बदलता बीच का पार्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज
कंटेंट। तो ये पेज होगा हमारा HTML का। अब इसमें हमें एक नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि HTML में डेटाबेस से डेटा लाकर कैसे करेंगे अपन इंसर्ट। इसके लिए Django कहता है मेरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। Django की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको सीखनी है। उस लैंग्वेज का नाम है Django टेम्पलेट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की पावर बताइए। ये लैंग्वेज HTML में कोड की जाएगी और पाइथन डेटा को लाकर शो करेगी। जैसे एक एग्जांपल समझिए, यहां मेरे पास डेट है। डेट पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट होती है? भूल गए? डेट टाइम के ऑब्जेक्ट से। डेट टाइम कौन है? क्लास है। कौन से मॉड्यूल में? डेट टाइम मॉड्यूल में। आपको याद है अपन ने डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करा था, उसके अंदर एक डेट टाइम नाम की क्लास थी, फिर एक फंक्शन था strf टाइम जिसको अपन ने यूज करके डेट्स फॉर्मेट करी थी। तो वो सारा कोड अपन यहाँ पे लिखेंगे। अब डेट डिस्प्ले करनी है, अगर पाइथन में डिस्प्ले करनी हो तो प्रिंट लगा देता, बट प्रिंट तो मेरे किसी काम नहीं आएगा क्योंकि डेटा डिस्प्ले करना है यहाँ पर। तो ना सिर्फ व्यू टेम्पलेट को कॉल करेगा, व्यू टेम्पलेट को ये डेट भी भेजेगा। टेम्पलेट को डेट मिल गई, लेकिन टेम्पलेट में तो HTML लगी है। HTML को तो पाइथन समझ में नहीं आती, तो Django HTML को सुपर इंटेलिजेंट बना देता है अपनी तरफ से एक लैंग्वेज सप्लाई करके, जिस लैंग्वेज का नाम है Django टेम्पलेट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या करती होगी, गेस करिए? एक HTML पेज को स्टैटिक से डायनेमिक में कर देगी कन्वर्ट, क्योंकि ये डेट टाइम बदलेंगे तो भाई डायनेमिक हो गया ना, स्टैटिक डेटा तो नहीं हुआ। अगर मुझे सिर्फ मान लीजिए हेलो लिखना होता तो तुम्हें यहाँ डायरेक्ट हेलो लिख देता ना HTML में, बोल्ड में हेलो, H1 में हेलो। लेकिन मान लीजिए मुझे हेलो के साथ आज का डेट टाइम शो करना है। आज का डेट टाइम कौन लाएगा? HTML के पास तो नहीं है पावर कि वो डेट टाइम ला पाए। वो डेट टाइम लाने का काम करेगा व्यू। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस इतना समझ लो, दिस इज HTML, बट इफ द नीड अराइजेस we can insert Python code into it using a special language which is called DTL. This is pure Python, this is pure Python. ठीक, आगे आप बताओ फिर क्या होगा? फिर टेम्पलेट पेज को सजा धजा के व्यू को दे देगा। ये दोनों तरफ का एरो देख रहे हैं आप? दोनों तरफ का मतलब टू वे कम्युनिकेशन है। व्यू व्यू फिर व्यू इसको रिटर्न करेगा एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर रिटर्न कर देगा HTTP सर्वर को, HTTP सर्वर रिटर्न कर देगा ब्राउजर। दिस इज द आर्किटेक्चर। आया नहीं आया समझ में बताइए? बहुत अच्छे से इस पे ग्रिप बनानी है अपन को। ये समझ में आ गया? आपने 20 to 30% Django पहले ही सीख लिया। अब बस अपन को इनके सिंटेक्स से सीखने हैं बस। यहाँ कोड कैसे लिखते हैं, यहाँ कैसे लिखते हैं, इससे इसको कॉल कैसे करते हैं, एंड सो ऑन। आया समझ में? और कुछ कॉल्स Django देगा, जैसे URL में एंट्री चेक करके एप्रोप्रिएट व्यू को कॉल करना इज द ड्यूटी ऑफ Django। आया समझ में? अब एक बात गेस करो, मैं एक और पेज बनाता हूं, एक और नया पेज बनाना है मुझे जिसमें मुझे कुछ डेटा शो करना है। क्या चेंज होगा आर्किटेक्चर में बताओ, जल्दी से बताओ। एक नया टेम्पलेट बनेगा, बनेगा ठीक, एक नया व्यू बनेगा, एक नया फंक्शन बनेगा। URL स्पाई सेम रहेगी, बस इसमें एक नई एंट्री हो जाएगी, एक नई एंट्री हो जाएगी। वो एंट्री की वैल्यू के फॉर्म में होती होगी। हाँ, ये वाला की माने URL, तो ये वैल्यू, वैल्यू माने फंक्शन। ये वाले व्यू को कॉल करना है, ये सब एंट्रीज यहां पर आएंगी। ठीक, फिर ये कॉल करेगा व्यू को, व्यू देखेगा डेटाबेस से बात करनी है तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, और एक बार इस वाले टेम्पलेट को ना कॉल करके वो इस वाले टेम्पलेट को कॉल कर लेगा। ये वाला टेम्पलेट भी इसी की तरह होगा, ये भी डेटा शो करेगा और रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा वापस टू द सर्वर। इसका मतलब मेरी साइट में जितने तरह के मैं यूजर को पेजेस दूंगा उतने बनाऊंगा मैं टेम्पलेट, उनके लिए उतने बनाऊंगा मैं व्यू फंक्शंस, उस हिसाब से डेटाबेस से इंटरेक्ट होगा, लेकिन यूआरएल्स बनेगी मेरी एक। क्लियर? अब एक और डायग्राम देखिए आप, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटर तरीके से। ये थोड़ा सा खुला खुला डायग्राम, क्या आ रहा है समझ में बताइए? ये आई रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर, किसने रिसीव करी? urls.py ने। फिर क्या हुआ? ये रिक्वेस्ट चली गई व्यू के पास। ठीक, व्यू ने देखा, व्यू ने क्या देखा? व्यू ने देखा इसके अंदर डेटाबेस इन्वॉल्व है, तो व्यू ने इंटरेक्ट करा विद मॉडल, मॉडल ने रीड राइट करा डेटा, मॉडल ने डेटा व्यू को दे दिया, व्यू ने डेटा टेम्पलेट को दिया, टेम्पलेट ने क्या करा? टेम्पलेट ने HTML फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा, वापस इसे रिटर्न कर दिया। ये ब्रॉडर सबसे, अंदर डिटेल में जाना है तो ये है, ठीक है, इसी को ओवरव्यू लेना है तो ये है। तो कितनी जगह पाइथन लगेगी? तीनों तो पीवा है ना,
हाँ, ये अलग बात है कि इसकी मैक्सिमम कोडिंग जेंगो करेगा, ये आपको करना है। हालांकि इसमें भी जेंगो आपकी हेल्प करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ वो आपको देगा ORM, जो आपको स्टैंडर्ड एसक्यूएल क्वेरीज लिखने से बचा देगा। आपके लिए खुद जेंगो बना देगा टेबल, आपके लिए खुद डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ ORM टूल। हुआ क्लियर? शुरू करें अब कोडिंग, ये समझ में आ गया? चलिए, तो ये था आपका पूरा आर्किटेक्चर। ये वो सारी फाइल पढ़ लो एक बार, जो मैंने समझाया आपको वैसा का वैसे समझ में आया है कि नहीं? इसमें एक लाइन जोड़ दूं, व्यू क्या? In Django, views are functions defined using Python language. फाइन, चलें आगे, सेकंड पढ़ लीजिए। ठीक है, तो एसक्यूएल वाला पार्ट ये हैंडल करेगा, एचटीएमएल वाला पार्ट ये हैंडल करेगा। सीएसएस कहां लगेगी? कहां लगेगी? जावास्क्रिप्ट, सब कुछ यहीं लगेगा। व्यू को इससे कोई मतलब नहीं है, व्यू सिर्फ टेम्पलेट को कॉल करेगा बस, और डेटा भेजेगा। हाँ, डेटा व्यू ही भेजेगा, और व्यू को डेटा कौन देगा? मॉडल देगा। तो व्यू मॉडल से लेगा और टेम्पलेट को दे देगा। नेक्स्ट पढ़िए, क्या समझ में आया इस डायग्राम में बताओ। ये देख रहे हैं, ये एसक्यूएल है, आपको ये नहीं लिखनी है, आपको इसकी जगह क्लासेस बनानी है। किसमें? ORM में। आपके द्वारा बनाई गई क्लासेस कन्वर्ट हो जाएंगी टेबल्स में। क्लास के अंदर रखे गए डेटा मेंबर बन जाएंगे कॉलम्स, और इन क्लास के जब ऑब्जेक्ट बनेंगे बन जाएंगी रोज। मतलब जैंगो एसक्यूएल को ऊप्स में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, और यही तो, तभी तो इसका फुल फॉर्म पढ़ो। ORM का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। समझिए, रिलेशनल इज द वर्ड यूज फॉर RDBMS, ऑब्जेक्ट इज द वर्ड यूज फॉर ऊप्स। तो RDBMS का डेटा कन्वर्ट हो जाएगा ऊप्स में, ऑल बिकॉज ऑफ दिस टूल हुज नेम इज ORM टूल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जैंगो में डेटाबेस का। चलें आगे, डन। टेम्पलेट्स, ये क्या है? अब भी समझाया था मैंने आपसे, है ना? सही सही बोलना। ना 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 ना, दिस इज HTML, है ना? ये लोगो इमेज में से, दिस इज HTML, दिस इज HTML, बट दिस इज लिटिल बिट ऑफ पाइथन, लिटिल बिट ऑफ पाइथन। एग्जैक्टली बोलूं तो नॉट पाइथन, एग्जैक्टली बोलूं तो इट इज DTL, which is a language similar to Python, but it cannot be used in py files. It can only be used in .html files, जिसके थ्रू आप डेटा को करोगे शो। ठीक है, सिमिलर टू पाइथन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे पाइथन में सिंटेक्सेस है वैसे इसके सिंटेक्स है। पाइथन में लूप होता है, कौन कौन सा? एक वाइल, एक फॉर, इसके पास सिर्फ फॉर है, और बिल्कुल पाइथन के फॉर की तरह काम करता है। पाइथन के फॉर की खास बात क्या है? इट ओनली वर्क्स ऑन सीक्वेंसेस। डीटीएल का फॉर भी इट ओनली वर्क्स ऑन सीक्वेंसेस। पाइथन में इफ एल्स होता है, ठीक, स्विच नहीं होता है। डीटीएल में भी स्विच नहीं होता है, इफ एल्स होता है। तो डीटीएल एक सबसेट है पाइथन का, जिसे आप एक नई लैंग्वेज के तौर पे सीखेंगे, जो आप इसमें डालेंगे तो आपका ये टेम्पलेट जल्दी डायनेमिक हो जाएगा। आप सोचो इसको मैं हटा दूं तो फिर स्टैटिक ही रह गया ना, फिर बचा क्या उसमें? डायनेमिक। ये जोड़ दूंगा तो पेज हो जाएगा डायनेमिक। शुरू करें अब? चलो, ये तो थी आपकी थ्योरी। अब स्टार्ट करते हैं आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन। पढ़िए, जैंगो के प्रोजेक्ट्स या एप्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सिस्टम को सेट करना पड़ेगा, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। हाँ, करने पड़ेंगे।
एक नई चीज सीखेंगे आज आप, विच इज कॉल्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट। हालांकि जब आप पाइचाम यूज करते हैं तो दिखता है वर्ड, दिखता है, आपने नजरअंदाज करा है। जब आप पाइचाम खोलते हैं सबसे पहले वो पूछता है वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दूं क्या। अपन को तो पता था नहीं क्या होता है, ये तो अपन नीचे वाले पे आ जाते, नहीं नहीं मत बनाओ, बेसिक इंटरप्रेटर यूज करो। अभी पता चलेगा आपको ये कितनी पावरफुल चीज है। और हर स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर पाइथन में अगर काम करता है तो इसी को यूज करता है। मतलब बिल्कुल शर्म की बात होगी अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और सामने वाले बंदे ने पूछा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था, और आप इधर उधर देखने लगे क्या होता है। तो आज पहले हम ये सीखेंगे कंपनी में काम कैसे होता है। कंपनी में काम हमेशा एक स्पेशल टूल की मदद से होता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, देखिएगा अभी क्या है ये। और उसके बाद जैंगो इंस्टॉल होगी और जैंगो की ऐप टेस्ट करेंगे। पढ़िए, थोड़ी सी थ्योरी है फिर प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। जैंगो का एप्लीकेशन डेवलपमेंट 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। नंबर 1, पाइथन इंस्टॉल करना। जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके पास है। कौन सा वर्जन? 3.7.2 लेटेस्ट वर्जन, फाइन। नंबर 2, एक नई चीज तैयार करना विच इज कॉल्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उतना ही जितना एमवीसी है। नंबर 3, जैंगो को इंस्टॉल करना। तो अब इसमें शुरू करते हैं अपन स्टेप नंबर 2 से। पढ़िए और मुझे बताइए क्या होते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। और मैंने मोजिका का एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, है ना। पढ़ो। क्या ये? आपने कंप्यूटर पे पाइथन डाली, हो गया इंस्टॉल। अब आपको याद है आपको डेटाबेस से काम करने के लिए सी एक्स अंडरस्कोर ओरेकल डालना पड़ा था। कैसे इंस्टॉल करा था आपने? पिप से। जब आप पिप से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो ग्लोबली इंस्टॉल होता है। ग्लोबली माने इस कंप्यूटर पे जितने भी पाइथन के प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो सी एक्स अंडरस्कोर ओरेकल को यूज कर पाएंगे जो आपने इंस्टॉल करा है ना। दैट इज कॉल्ड ग्लोबल इंस्टॉलेशन। पढ़िए। सही है। पाइथन अपने साथ कुछ बने बनाए मॉड्यूल्स लाती है, लेकिन कुछ ही लाती है ना, सब तो नहीं लाती। जैसे आप याद कीजिए जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो पाई गेम और म्यूटाजेन डाउनलोड अलग से करे थे आपने। वो आपने पाइचाम से करे थे तो आपको पिप लिखना नहीं पड़ा था। अगर आप बिना पाइचाम की कोडिंग करते तो पिप लिखना पड़ता आपको। ठीक है, ऐसे नमपाई, पांडा, सो मेनी पैकेजेस आर देयर जिन्हें आपको अलग से करना पड़ता है डाउनलोड। जब आप नॉर्मली इन्हें डाउनलोड करते हैं दे आर ग्लोबल। ग्लोबल माने सारे प्रोजेक्ट्स को ये अवेलेबल होंगे। आपको लगेगा सर अच्छा भी तो है, सारे प्रोजेक्ट्स को ये पैकेज अवेलेबल हो जाएगा, बार बार मुझे डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए क्या है, समझिए आगे। मतलब इन सबको डाउनलोड करने के लिए पिप चलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। आगे पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या है? पाइथन आपने देखा बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड होती है, और पाइथन से ज्यादा जल्दी अपग्रेड ये पैकेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था सी एक्स ओरेकल, तो सी एक्स ओरेकल का 7.0 वर्जन था। अभी खत्म हुए 2 महीने भी नहीं हुए आपके पाइथन के, अभी 7.1.2 आ गया है। किसका? सी एक्स अंडरस्कोर ओरेकल का। ठीक है। अब अगला सवाल आता है स्टूडेंट का, तो सर क्या प्रॉब्लम है 7.1.2 अगर आ गया है तो? मेरा वाला तो 7.0 अभी भी चल रहा है ना। देखिए आगे प्रॉब्लम क्या है। सपोज करिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया म्यूजिक का, उसमें गाने प्ले करने के लिए आपने पाई गेम लाइब्रेरी यूज की। आपने लाइब्रेरी का यूज करा है 1.9.4 वर्जन, जो आपको मैंने यूज कराया है वो 1.9.4 है। क्या भविष्य में इस वर्जन के अपग्रेड होने की संभावना है? मान लीजिए अभी जून में इसका 2.0 वर्जन लॉन्च हो गया। जून में आपको लगा कि मुझे एक और पाइथन का प्रोजेक्ट बनाना है, और आपको उस प्रोजेक्ट में भी पाई गेम लाइब्रेरी की जरूरत है, बट कुछ नए फीचर्स की जरूरत है जो 1.9.4 के पास नहीं है। वो किसके पास है? 2.0 के पास है। ठीक, अब पढ़िए आगे। हमारे पास 1.9.4 है, बट कुछ नए फीचर्स हैं जो 2.0 के पास है। हम क्या करेंगे? अपग्रेड करेंगे, दोबारा डाउनलोड करेंगे। ठीक, और यहीं से खेल बिगड़ जाएगा। आया समझ में? पाइथन का हर पैकेज बैकवर्ड कंपैटिबल हमेशा हो जरूरी नहीं है। खुद पाइथन नहीं है बैकवर्ड कंपैटिबल। सोचिए पाइथन 3 की बहुत सारी चीजें हैं 2 से नहीं जाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट, फॉर एग्जांपल बिहेवियर ऑफ डिवीजन,
दे ऑल आर डिफरेंट इन पाइथन 3 एंड 2, तो ये पैकेजेस भी डिफरेंट है। अब पाइथन की अच्छी मानो खराब मानो कोई भी बात मानो, किसी भी पैकेज का जब नया वर्जन डाउनलोड होता है पुराना वर्जन हट जाता है। तो अगर कोई फंक्शन नए वर्जन में चेंज हो गया तो आपका मोजिका प्रोजेक्ट चलना बंद हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में? मोजिका के अंदर आपने कुछ फंक्शंस यूज करे थे ना पाई गेम के, मान लीजिए वो फंक्शंस नए वर्जन में चेंज हो गए, उनके नाम बदल गए, उनका बिहेवियर बदल गया, तो आपका नया प्रोजेक्ट तो बढ़िया काम करेगा क्योंकि वो तो आप अब बना रहे हो। बट व्हाट अबाउट मोजिका? वो तो चलना बंद हो जाएगा और आपको मोजिका को फिर से डिजाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाई गेम 2.0। आप चाहेंगे ऐसा करना? नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे मैं नए वर्जन के लिए मोजिका को चेंज क्यों करूं? एंड दिस इज वेयर वी हैव वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्या करेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट? पढ़िए, हमें दोनों वर्जन चाहिए ना। हम चाहते हैं जो हमारा मोजिका है वो 1.9.4 को यूज करे और पाई गेम 2.0 हमारे नए वर्जन को यूज करे। क्या कह रहा है ये? और मुझे आप कहे कि नहीं, आप तो मुझे डायग्राम से बताओ क्या समझ में आया आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के बारे में। चलो मैं डायग्राम बनाता हूं, आप बताओ आपको समझ में आ रहा है? ये आपका कंप्यूटर है, राइट? ये आपकी पाई गेम लाइब्रेरी है। ये आपका पाइथन का प्रोजेक्ट P1 है, ये प्रोजेक्ट P2 है। क्या इन दोनों के लिए ये पाई गेम ग्लोबली अवेलेबल हुआ? दिस इज एनवायरमेंट जो अब तक होता आ रहा है पिछले 6 महीनों से, जो आप पाइथन में कर रहे हैं। एवरीथिंग विच यू इंस्टॉल इज मेड अवेलेबल टू ऑल द प्रोजेक्ट। बट सपोज दिस इज पाई गेम 1.9.4 एंड नाउ यू वांट पाई गेम 2.0। तब पाइथन बोलती है अगर 2.0 आ गया तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो तुम्हारा प्रोजेक्ट 3 तो बढ़िया चलेगा, पर तुम्हारे 1 और 2 शायद चलना बंद हो जाए। शायद, गारंटी नहीं है, शायद चलना बंद हो जाए अगर कुछ फंक्शनैलिटी बदल गई। तो पाइथन बोलती है फिर एक काम करो, आप लोग अपनी हार्ड डिस्क में डायरेक्टरीज बनाते हो, हर डायरेक्टरी में हम सेम नाम की फाइल रख सकते हैं। अरे 2 डायरेक्टरीज हैं, दोनों डायरेक्टरीज का नाम अलग अलग है, उनमें फाइलें सेम नाम की रख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करेंगी ना। जैसे सिलेबस नाम की एक फाइल है, वो पाइथन में भी रह सकती है, जावा में भी रह सकती है ना। जावा की सिलेबस फाइल पाइथन की सिलेबस फाइल को तो ओवरराइट नहीं करेगी ना। दिस इज वर्चुअल एनवायरनमेंट इन पाइथन। पाइथन क्या बोलती है, आप एक काम करो, आपके इस कंप्यूटर पे कुछ लॉजिकल डायरेक्टरीज बन जाएंगी, राइट? दिस इज virtual environment 1, this is virtual environment 2, this is virtual environment 3, virtual environment 4। हर virtual environment के पास अपने पैकेजेस का एक सेट होगा, राइट? तो यहां पे रहेगा, दिमाग लगाइए, पाई गेम 1.9.4, यहां आप रख सकते हो आराम से पाई गेम 2.0। और अगर आपको लग रहा है सर इनमें तो मुझे पाई गेम चाहिए ही नहीं, मत इंस्टॉल करो। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट से चीजें अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, चीजें इंस्टॉल भी कर सकते हो, जितना चाहिए उतना इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहेगा। बाकी चीजें दूसरे एनवायरनमेंट से ये कोई बोरो वगैरह नहीं करेगा। तो यहाँ की लाइब्रेरीज और पैकेजेस यहाँ की लाइब्रेरी और पैकेजेस से इंटरैक्ट या कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। तो फिर आपके एक ही सिस्टम पे जैंगो के अलग अलग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जैंगो के साथ है क्योंकि सबसे ज्यादा फास्ट अपग्रेड जैंगो होता है। और जैंगो में जब वर्जन नंबर बदलता है, मेजर वर्जन, मेजर होता है 1.9 का 2.0 हो जाना, माइनर होता है 2.0 का 2.1 हो जाना, 2.2 हो जाना। तो अब जैंगो में बड़ा चेंज कब आएगा? जब जैंगो 3 आएगा। जब जैंगो 3 आएगा तो जैंगो 2 के प्रोजेक्ट्स काम करना बंद कर सकते हैं। वो ना हो उसके लिए बेटर है कि आप जैंगो 2 डायरेक्ट इंस्टॉल मत करो, आप उसे इंस्टॉल करो इनसाइड वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट आइसोलेटेड डायरेक्टरी बना देगा जो बाकी पाइथन के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी, और आप एक ही सॉफ्टवेयर के अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में अलग अलग रख सकोगे वर्जन। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स इन जैंगो। आया समझ में? हुआ क्लियर? आप पढ़ लीजिए स्लाइड आप वापस। हाँ जी, ग्लोबल लाइब्रेरी जो इसको यूज करनी है, जो इसके पास नहीं है वो करेगा, बाकी नहीं। हाँ, बाकी इसको अलग से डालनी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं,
तो और ज्यादा मजा आएगा आपको। अगर आप ये देखना चाहते हैं ना आपके सिस्टम में इस वक्त कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, तो कमांड होता है पिप लिस्ट। चलाओ अपने कंप्यूटर पे, कमांड चलाओ, लैपटॉप खोलो, लिखो पिप लिस्ट, और देखो पिप आपको क्या दे रहा है। और ये विंडो को बंद मत करना। ये क्या लेकर आ रहा है बताइए? ये मुझे बताएगा पाइथन में ग्लोबली क्या क्या इंस्टॉल्ड है। देखो पाई गेम दिख रहा है, सी एक्स ओरेकल दिख रहा है। अब जब मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा और जैंगो डालूंगा तो यहां जैंगो दिखेगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो जवाब दो। अब मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने जा रहा हूं, जैंगो वर्चुअल एनवायरनमेंट में डालूंगा तो यहां जैंगो दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल है। लेकिन मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में जैंगो अवेलेबल होगा। आपको क्या दिख रहा है पिप में बताओ? और अगर पिप कमांड नहीं चल रहा है तो पाथ सेट नहीं करा है आपने पिप का, अगर वो ये कह रहा है कि पिप इज अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड। आ रही है लिस्ट? तीन तो आपको भी दिख रहे होंगे, सी एक्स ओरेकल, म्यूटाजेन और पाई गेम। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा होगा आपको, ये नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये मैंने डाल रखा है, ये आपको अभी बताऊंगा मैं। ये वो टूल है जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। क्या नाम है इस टूल का? वर्चुअल ईएनवी। इस टूल को डाउनलोड करके हम बनाएंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट। शुरू करें कोडिंग? 10 मिनट और सर, है ना? चलिए शुरू करते हैं अब। तो अभी बताइए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों बनाते हैं? समझ में आया क्यों बनाते हैं? ताकि हम एक ही कंप्यूटर पे जैंगो 1.9 भी रख सकें और जैंगो 2 भी रख सकें और भविष्य में जैंगो 3 भी रख सकें, क्योंकि जैंगो का हर अगला वर्जन पुराने वर्जन की कुछ चीजों को बदल देता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। क्लियर हो गया वर्चुअल एनवायरनमेंट? थ्योरी हटा रहा हूं मैं। क्या करना है बताइए? सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, हम एक फोल्डर बनाएंगे और हमारा सारा जैंगो का कोड हम इस फोल्डर के अंदर रखा करेंगे। ठीक, तो अपने सिस्टम की सी ड्राइव के अलावा किसी भी ड्राइव में आ जाइए। आइए कमांड प्रॉम्प्ट से, कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से खोलिए। आ गए? अब मैं जा रहा हूं डी में, आपके पास ई एफ जो भी ड्राइव है उसमें आ जाइए। आ गए? ठीक है, अब ये काम कैसे करेंगे बताओ? एक फोल्डर बनाना है जैंगो एग्जाम्पल्स के नाम से। इसमें भी मैं बताऊं फोल्डर कैसे बनाते हैं कंप्यूटर में? या तो विंडोज पे न्यू करके, और मैं विंडोज पे नहीं हूं, अगर मैं डॉस पे हूं तो ये काम कैसे होगा? ये काम होगा यूजिंग mkdir। तो लिखिए mkdir जैंगो एग्जाम्पल्स। देखा? बन गया फोल्डर। जैंगो एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाइए। कैसे आएंगे? cd, cd जैंगो एग्जाम्पल्स। आ गए? अब यहां पर आपको अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है। ठीक है, फोल्डर का नाम दे दीजिए माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। mkdir माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। हुआ? क्या बन गया? ठीक, चलें आगे। इसके बाद cd माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। सभी लोग इतना करें पहले फटाफट। चलो अब अगली स्लाइड आप पढ़ो, मैं जब तक पानी लेकर आऊं। यहां तक आ गए? देख लें आप लोग सब स्क्रीनशॉट। सबका हो गया? इतना जल्दी करिए।
क्या? और आप में से कुछ लोग बिना लैपटॉप के क्यों आए हैं? मैसेज नहीं मिला था आपको? अगली बार याद से लेकर आना और विजुअल स्टूडियो के साथ आना। अगले लेक्चर में क्या करेंगे अपन? ये बस एक ही दिन में आपको बिना आईडी के काम करा रहा हूँ। नेक्स्ट डे से हम आईडी पे शिफ्ट हो जाएंगे। प्रोजेक्ट भी पूरा हमारा आईडी पे होगा। कौन सी आईडी? पाइचाम पे नहीं, पाइचाम पे नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड। क्योंकि हमारा HTML CSS JS उसी पे चल रहा है, तो पाइथन भी हम उसी पे ले आएंगे। चलिए, इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़िए, क्या करना है समझाओ, क्या कह रही है थ्योरी? अब आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए इस लाइब्रेरी की जरूरत है, बट ये लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर पे अभी नहीं है। होती तो पिप लिस्ट में दिख जाती। मेरे में दिखी क्योंकि मैंने इंस्टॉल करा हुआ है। अब आ जाइए आप माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर और लिखिए कमांड पिप इंस्टॉल वर्चुअल env इंस्टॉल। लिखा? करिए स्ट्राइक। नेट ऑन है? करिए स्ट्राइक एंटर। ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए। करिए। कलेक्टिंग, डाउनलोडिंग। आ रहा है? हो गया? ठीक। अब मेरे केस में अगर आप देखें तो मेरे पास ये ऑलरेडी है। तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब आप दोबारा ये कमांड चलाएंगे तो आपको भी यही मैसेज मिलेगा। चलाइए एक बार और। पिप इंस्टॉल वर्चुअल env चलाइए। तो पिप नहीं है तुम्हारा पाथ में सेट। रुक जाइए अब 2 मिनट। और भी लोगों को पिप की प्रॉब्लम आ रही है? तुम लोगों ने इसका मतलब CX और भी नहीं डाला होगा। झूठ। तो कैसे चल गया बिना पिप के? चलो देखो, अब क्या करना है। अब ढूंढो पिप कहां पर है। आओ स्टार्ट में। क्या करेंगे बाकी लोग बताएं, ये क्यों नहीं चल रहा है पिप? पाथ सेट नहीं है। पाइथन का पाथ सेट है, पिप का पाथ सेट नहीं है, स्क्रिप्ट्स फोल्डर का। तो यहां लिखो पिप। दिखा पिप? अब ये भी नहीं दिख रहा है तो फिर डूब मरने की बात है। पिप ही नहीं है कंप्यूटर में तो आगे काम कैसे चलेगा? दिखा? ठीक। इस पे राइट क्लिक करो, ओपन फाइल लोकेशन पे जाओ। ठीक है। और ये जो ऊपर पाथ दिख रहा है आपको, इसे कॉपी करो। देखा? अब दिस पीसी पे प्रॉपर्टीज में आओ, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओ, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाओ। फिर क्या करें? फिर पाथ वेरिएबल सर्च करो और इस पाथ वेरिएबल के अंदर इसको ऐड कर दो। कहाँ ऐड करोगे? लास्ट में जाकर सेमीकोलन लगाकर। लास्ट में जाओ, सेमीकोलन लगाओ और ये पूरा पाथ ऐड कर दो। और नहीं हो रहा है तो क्लास के बाद रुकना, मैं कर दूंगा। अभी मैं आगे बढ़ूं? ये करने के बाद ओके कर दो और ये जो डॉस विंडो है इसे क्लोज करके फिर से ओपन करो। ये विंडो क्लोज करो, फिर से ओपन करो और फिर पिप चलाओ फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर आकर। चले आगे अपन। चलिए, अब नीचे कुछ येलो कलर में दिख रहा है, ये क्या है? आपको पाइथन ये बोल रही है कि आप पिप का बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। आपको कुछ को बोल रही होगी, कुछ को नहीं बोल रही होगी। इत्तेफाक से आपके यहाँ पिप अपग्रेड हो गया होगा। ठीक है। अगर ये मैसेज आ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मैसेज ये बता रहा है कि पिप को आप अपग्रेड कर लीजिए। सो बेटर है ताकि फ्यूचर में चीजें और फास्ट डाउनलोड हो। पिप अपग्रेड करने का कमांड भी नीचे आपको दिख रहा होगा। क्या है पर पढ़ो। पाइथन -m पिप इंस्टॉल -- अपग्रेड। लिखिए कमांड फटाफट। पिप, सॉरी, पाइथन -m पिप इंस्टॉल -- अपग्रेड।
ये कहां लिख रहे हैं कमांड? हाँ, चलो एक काम करो, तुम्हारे में पिप का वर्जन कौन सा है? पिप लिस्ट चलाओ तो, पिप स्पेस देकर लिस्ट चलाओ और वर्जन बताओ कौन सा है पिप का। 19 वर्जन है क्या? बढ़िया, इसलिए नहीं आ रही है ना तुम्हें। ये लेटेस्ट वर्जन मेरे पास जो इसके अंदर है वो 14 है, अभी ये बोलेगा 19 डाउन, तुम्हारे पास यही होगा, इसलिए मैसेज तुम्हें नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ कौन सा है देखो पिप, यहाँ देखो दिखेगा कौन सा पिप है, 18.1। तो जिन लोगों का 19.0.3 से कम होगा उनको ये मैसेज मिल रहा होगा, ठीक है। तो अब ये कमांड लिखकर एंटर स्ट्राइक करो। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो इंस्टॉलेशन हो रहा है ये ग्लोबल हो रहा है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो रहा है? ग्लोबल हो रहा है। अभी हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया ही नहीं है, अभी सिर्फ हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट का टूल डाउनलोड करा है। कौन सा टूल? वर्चुअल ईएनवी। अभी उसको यूज नहीं करा है अपन ने, ठीक। तो अब आप एंटर स्ट्राइक करो। पिप, हाँ अपग्रेड पिप, सॉरी, ये आपका पिप डाउनलोड हुआ। ठीक है, अब जरा वापस ये सेकंड वाली विंडो खोली हुई है आपने, इसे बंद नहीं करना। अब यहां पे फिर से चलाओ पिप लिस्ट, कुछ बदलेगा? वो जो 18.1 है वो वर्जन अब हो जाएगा चेंज। क्लियर? ठीक है, अब आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट दिख रहा है। ये टूल है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट है? ये टूल है, अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट बना नहीं है। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, शुरू करें। पढ़िए कैसे बनाना है, क्या करना है। क्या करना है बताओ? वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए अपने फोल्डर में जाइए, कमांड है वर्चुअल ईएनवी स्पेस और वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, जो नाम आपको देना हो। आप नाम मेरे वाला ही दीजिएगा, माई ईएनवी। कहां लिखेंगे कमांड? माई प्रोजेक्ट के अंदर आ जाइए, माई प्रोजेक्ट में, ठीक। लिखिए कमांड, क्या लिखेंगे? वर्चुअल ईएनवी माई ईएनवी। क्लियर? एंटर स्ट्राइक कीजिए। आ रहा है यूजिंग बेस प्रीफिक्स? वो पावर शेल चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पीएस लिखा हुआ आएगा उसके आगे। हो गया? ठीक। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया है, लेकिन बनाने से कुछ नहीं होता, होगा तब जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे। इसे एक्टिवेट करने के लिए कमांड है माई एनवी, ये आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है, \scripts \activate। ये लिखकर एंटर स्ट्राइक कीजिए और देखिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट में कोई चेंज दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अब आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में एंटर कर गए। अब इसका क्या मतलब है? अब आप जो भी डाउनलोड करेंगे वो चीजें ग्लोबल में नहीं जाएंगी, वो माई ईएनवी में जाएंगी। करिए फटाफट। हाँ, छोटा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और स्पेस नहीं है, ये ध्यान रखना, माई ईएनवी के बाद कोई स्पेस नहीं दी है मैंने। आ गए? ठीक। अब क्या करना है? अब इंस्टॉल करना है अपन को जैंगो। कैसे करेंगे? पिप से, कमांड पिप इंस्टॉल जैंगो। ऐसा करने पर क्या होगा? आपके माई ईएनवी एनवायरनमेंट के अंदर जैंगो हो जाएगा इंस्टॉल। कौन सा वर्जन?
Django का लेटेस्ट वर्जन। अगर आपको लगता है सर मुझे कोई पुराना वर्जन चाहिए हो तो Django के बाद डबल इक्वल टू करके वर्जन का नंबर भी आप लिख सकते हैं। कमांड स्लाइड में देखिए पहले ध्यान से, फिर मैं इसे रन करता हूं। यह है Django इंस्टॉल करने का कमांड। पिप इंस्टॉल Django। उससे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, उसके लिए सेम कमांड है, बस एक्टिवेट की जगह डीएक्टिवेट। क्या होगा ऐसा करने से? वो माई एनवी हट जाएगा और आप वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक, तो अब आपको जितनी बार Django में प्रोजेक्ट बनाना है ये करना है। ठीक है, वापस एक्टिवेट पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, अब इंस्टॉल करते हैं Django। पिप इंस्टॉल Django। कौन सा वर्जन इंस्टॉल होगा? 2.1.7। और अगर आपको कोई पुराना करना है तो डबल इक्वल टू करके वर्जन का नंबर। तो हमें तो पुराना करना नहीं, अपन को तो नया करना है। एंटर स्ट्राइक कीजिए, Django का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। हो रहा है, फिर एक्टिवेट करा है। तुम डीएक्टिवेट करके क्यों बैठ गए? हो गया। अब ये बताइए, इस विंडो में जाकर अगर मैं पिप लिस्ट करूं तो Django दिखेगा कि नहीं? वेरी गुड, Django नहीं दिखेगा। क्यों? वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में है। ठीक, अब अपन को टेस्ट करना है कि Django इसके अंदर आया कि नहीं, और आया तो कौन सा वर्जन आया। अपन को Django का वर्जन टेस्ट करना है। Django का वर्जन टेस्ट करने के लिए सबसे पहले पाइथन का, क्या बोलते हैं, पाइथन का शेल लॉन्च कीजिए। कैसे लॉन्च होता है? पाइथन लिखकर, तो लोगो बदल जाएगा। आप आ गए पाइथन के शेल पे। अब यहां पर कमांड आएगा इंपोर्ट Django, और Django का वर्जन देखने के लिए लिखिए Django डॉट गेट अंडरस्कोर वर्जन। फंक्शन है ये। Django कौन है? पैकेज। उस पैकेज के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट अंडरस्कोर वर्जन। ये आपको बताएगा Django का करंट वर्जन क्या होना चाहिए। 2.1.7। चेक करिए आ रहा है। डाउनलोड ही हो रहा है अभी। जियो। बढ़ूं आगे में। अब दूसरा तरीका Django का वर्जन चेक करने का, इससे बाहर निकल जाइए। यही काम करने का आपके पास और एक तरीका है, और वो और एक तरीका ये कमांड है पाइथन, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पाइथन -m Django डबल डैश वर्जन। तो पाइथन -m Django डबल डैश वर्जन। हो गया। चलें आगे। ये आपका Django इंस्टॉल होकर सिस्टम तैयार हो गया फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस इन Django। जी, ये रही Django चेक करने का कि इंस्टॉल करने का। ये है कमांड। कमांड प्रॉम्प्ट पे देख लो ऐसे। क्या? किसके शेल में? अरे पाइथन का शेल तो खुद एक सॉफ्टवेयर है,
उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट का, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट होने के लिए एक फोल्डर चाहिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट, अब बनानी है हमको हमारी फर्स्ट जैंगो एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको जैंगो एप्लीकेशन बनाना सिखाऊं, बहुत जरूरी है दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझना। ये दो वर्ड्स हैं जैंगो प्रोजेक्ट और जैंगो ऐप। क्या बोला मैंने? जैंगो प्रोजेक्ट और जैंगो ऐप। पढ़िए आप। ये दो टर्म समझने हैं अपन को। पढ़िए, आप पढ़िए फिर मैं कुछ पूछता हूं। व्हाट इज अ जैंगो प्रोजेक्ट? द कंप्लीट वेबसाइट इज जैंगो प्रोजेक्ट। तो अगर मान लीजिए फेसबुक जैंगो में बनी होती, ऐसे तो नहीं है बट अगर बनी होती, फेसबुक इज गो प्रोजेक्ट। और फेसबुक में जितने भी आपको एक्शंस दिखते हैं दे ऑल आर एप्स। जैसे जैसे टाइमलाइन, जैसे अकाउंट सेटिंग्स, जैसे पोस्ट करना, अपलोड करना, डिलीट करना, चैट करना, दे ऑल आर एप्स। एंटायर फेसबुक इज अ प्रोजेक्ट। तो जब भी आप जैंगो बनाते हैं, आप हमेशा जैंगो एप्लीकेशंस में या जैंगो प्रोजेक्ट्स में दो चीजें बनाते हैं। वन इज द प्रोजेक्ट, अदर वन इज ऐप। प्रोजेक्ट एक होगा, हाँ, एक ही साइड बनाएंगे ना एज अ प्रोजेक्ट, लेकिन एप्स खूब सारी होंगी। सो वन प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल एप्स। और जैंगो की एक और सबसे अच्छी खास बात, वन ऐप कैन बिलोंग टू मल्टीपल प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कोई शॉपिंग वेबसाइट बनाई, उस शॉपिंग वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन का ऐप बनाया। अब मैं बना रहा हूं एक ऑनलाइन क्विज, उसमें भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आई कैन बोरो दैट रजिस्ट्रेशन ऐप फ्रॉम शॉपिंग वेबसाइट इन क्विज। तो दो लाइनें बोल रहा हूं, भूलना मत। वन जैंगो प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल एप्स, वन जैंगो ऐप कैन बिलोंग टू मल्टीपल प्रोजेक्ट। ईदर वेज जैंगो आपको दोनों काम करने की फैसिलिटी देता है। तो जब भी आप जैंगो में कोड लिखेंगे, एट द मिनिमम देयर विल बी वन प्रोजेक्ट, एट द मिनिमम देयर विल बी वन ऐप। क्योंकि कम से कम एक प्रोजेक्ट और एक ऐप तो चाहिए वेब पेज को लॉन्च होने के लिए। ठीक है, चलिए अब कैसे बनाते हैं जैंगो प्रोजेक्ट, कैसे बनाते हैं जैंगो ऐप। सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाना है। वर्चुअल एनवायरनमेंट में जाकर आपको एक कमांड चलाना है। पढ़िए क्या है कमांड का नाम, जल्दी फटाफट। Django dash admin followed by start project followed by name of the project। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम हम देंगे फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। तो क्या लिख दूं बोलिए जल्दी से, शाबाश। Django dash admin स्पेस, आगे स्टार्ट प्रोजेक्ट, ये कमांड रटने पड़ेंगे। स्टार्ट प्रोजेक्ट, और ये आपकी वेबसाइट का नाम है जो आप अब लिखने जा रहे हो। तो मैं लिखने जा रहा हूं वेबसाइट का नाम है फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो आई विल से फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट, एंटर कर दो। क्या होगा ऐसा करने पर? जैंगो कुछ फोल्डर्स और फाइल्स बना देगा। किसके अंदर? माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब आप विंडोज से जाकर देखो तो कुछ आइडिया लगेगा आपको हुआ क्या। डी ड्राइव में जैंगो एग्जांपल्स, समझना मेरे साथ साथ ध्यान से। ये कौन? ये कुछ भी नहीं, जैंगो की नजरों में ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फोल्डर है। ठीक, ये कौन? ये जैंगो प्रोजेक्ट है। यही दिया था ना आपने नाम, फर्स्ट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। और जैंगो की एक खास बात है, जैंगो अपनी तरफ से आपको एक ऐप बनाकर थी। एक वेब पेज के अप होने के लिए यू शुड हैव एटलीस्ट वन ऐप। तो जैंगो आपको शुरू करने के लिए एक ऐप बनाकर देता है। ऐप प्रोजेक्ट के अंदर होगी, हाँ ना, वेबसाइट फेसबुक के अंदर ही टाइमलाइन है ना, फेसबुक के अंदर लॉगिन लॉग आउट के ऑप्शंस है ना। तो प्रोजेक्ट कंटेन्स ऐप। और जैंगो की एक कंफ्यूजिंग बात जो बिगनर्स को बहुत परेशान करती है, जैंगो ऐप और प्रोजेक्ट का नाम सेम रखता है। तो गेस करिए फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर क्या मिलने वाला है? फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट मिलने वाला है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन ऐप है और कौन प्रोजेक्ट है। जो बाकी वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज प्रोजेक्ट,
अंदर वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट है, दैट इज ऐप। लेकिन अच्छी बात है, आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, आप इसका नाम बदल सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया माई साइट। अब बताओ, फर्स्ट प्रोजेक्ट विल बी नेम ऑफ द वेबसाइट, माई साइट विल बी द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हमारा फर्स्ट है तो ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। यहां तक आ गए? चलिए, बस आज के लेक्चर का लास्ट काम। अब आपको अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए जैंगो आपको कमांड देता है। ये फाइल्स के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, अभी इनको छोड़ देते हैं। अब आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए पाइथन मैनेज डॉट और सर्वर को अप करना पड़ेगा। तो सर्वर, कौन सा सर्वर? दोनों, वेब सर्वर भी और एप्लीकेशन सर्वर भी, दोनों जैंगो के साथ आए हैं। हाँ, कुछ आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ये सब आया है जैसे ही आपने डाउनलोड करा है जैंगो। कहां लिख दूं, क्या लिख दूं, जल्दी बोलो। ये कमांड कहां लिखना है? पढ़ो ध्यान से स्लाइड, ध्यान से पढ़ो। आपको जाना है फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर में। कौन सा वाला? बाहर वाला। बाहर वाला क्या है? प्रोजेक्ट के ऐप, प्रोजेक्ट। और वहां जाकर कमांड क्या लिखना है? ठीक, तो ये क्या करूं? सीडी, फर्स्ट प्रोजेक्ट माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही है ना, सीडी फर्स्ट प्रोजेक्ट, फिर शाबाश पाइथन, फिर मैनेज डॉट पाई, फिर रन सर्वर। एंटर स्ट्राइक करते ही जैंगो का सर्वर अप होगा। आ रहा है ये मैसेज? स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट, आ गया। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए और अपने ब्राउजर में इस यूआरएल को पेस्ट कर दीजिए। आपको आपके प्रोजेक्ट का होम पेज दिख जाएगा जो जैंगो आपको बना के देगा, बहुत सुंदर सा एक एनिमेटेड रॉकेट। ये क्या लगी हुई है? ये सीएसएस लगी हुई है। आप अगर व्यू सोर्स में जाकर देखें तो पूरी कोडिंग आपको दिखेगी। ये सीएसएस है, ये पूरा कोड आपके लिए लिख कर दिया है जैंगो ने। अब आया मतलब समझ में आपको फ्रेमवर्क का? और खुद बनानी पड़ती तो रॉकेट ही बनता रहता। इतना आपको करना है घर पे याद से, अगले लेक्चर से पहले। स्लाइड्स मैंने डाल दी हैं वन ड्राइव पे, है ना, तो याद से करके आइएगा। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे ये इतने सारे जो फोल्डर्स बने हैं ये क्या हैं, जो जैंगो ने आपको बना कर दिए हैं। फाइल्स क्या रोल प्ले करती हैं और कौन सी फाइल को किस पर्पस के लिए अपन यूज करते हैं। और अगले लेक्चर में फिर हम इसे हटाकर अपना मैसेज प्रिंट करेंगे। यूजर को थोड़ी दिखाएंगे रॉकेट हमारी साइट पे जब वो आएगा, तो इसकी जगह हम अपना वेलकम मैसेज प्रिंट करने का कोड लिखेंगे।